किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, आशा है आप सभी लोग सपरिवार सकुशल और सानंद होंगे। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं सितंबर और अक्टूबर माह में सरसों की बुआई का उचित समय माना जाता है। इस माह अगर हम सरसों की फसल बुआई कर लेते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलने के साथ इससे इसकी कटाई और मड़ाई के बाद कोई दूसरी फसल भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बुआई से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी हैं, भूमि प्रबंधन, बीज शोधन, कहां से बीज संकलित करना है बुआई के लिए, जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं खास मेहमान के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में पधारने के लिए। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि किसान भाई अगर रबी फसल के दौरान सरसों की बुआई करना चाह रहे हैं तो पीली और काली सरसों में अलग अलग क्या क्या विशेषताएं होती हैं। किसानों के लिए पीली या काली सरसों कौन सी उपयुक्त रहेगी बुआई के लिए, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीली और काली सरसों जो है ये जो है दोनों का हम उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर हम व्यवसाय की दृष्टिकोण से देखें तो पीली फसल में जो है तेल की मात्रा ज़्यादा बैठती है और हम कम समय की भी होती है, कम अवधि की भी फसल है। काली की फसल में उत्पादन अधिक होता है किंतु उसके सब फसल अवधि लंबे समय तक होती है। तो जब हम फसल चक्र की बात करें, यानी जैसे कि हम अगली फसल हमें क्या लेना है, तो ज़्यादातर किसान भाई क्या बोलते हैं, चाहते हैं कि सरसों लेने के बाद उनकी सरसों की फसल जनवरी तक कट जाए और जनवरी के बाद यदि वो मेंथा लगाना चाहते हैं या कोई सब्जी फसल लगाना चाहते हैं या कोई अन्य फसल लेना चाह रहे हैं, या गेहूं ही लेना चाह रहे हैं, लेट वैरायटी का गेहूं भी लेना चाह रहे हैं, तो सरसों काट करके यदि आपको दूसरी फसल लेनी है, जैसे गेहूं लेनी है या मेंथा लेनी है, तो उसमें आप पीली सरसों आप ले सकते हैं। उसको आप कटाई जो है आप जनवरी तक आराम से, बड़े आराम से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक इसकी कटाई हो सकती है। यदि आपको काली सरसों लेनी है यानी उत्पादन अधिक लेना है, उत्पादन अधिक लेना है, तो थोड़ा अवधि भी इसकी अधिक लगेगी। यानी जहां आपको 90, 110, 100, 110 दिन में हो रहा है या 130, 140 दिन क्या बोलते हैं, लगभग एक माह क्या बोलते हैं, आपको एक्स्ट्रा होगा, लेकिन उत्पादन भी थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए दोनों का अपना अपना महत्व है। पीली सरसों में जो औषधीय गुण ज़्यादा होते हैं, यदि आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो पीली सरसों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज़्यादा मांग है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि पीली सरसों का बहुत अच्छा उत्पादन करके और मूल्य संवर्धित उत्पाद यानी ऑयल में भी उसकी एक मेडिसिनल वैल्यू कह करके मार्केट करते हैं, जिनको अच्छा मिलता है। आज बात हो रही है किसानों की अच्छी आमदनी की, अच्छा पैसा किसानों को मिले। तो जब तक हम कोई मूल्य संवर्धित या फसल विशेष कोई नई तरीके की जो है फसल हम मार्केट में उत्पादन नहीं करते हैं, तब मुझे अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता। सरसों तो सभी उगाते हैं। तो यदि हम उत्पादन के दृष्टिकोण से व्यावसायिक अगर हम औषधीय गुणों से बात करें तो उसमें पीली सरसों का योगदान बहुत अच्छा है। और काली सरसों अपने आप में अच्छी है कि उसमें अवधि लंबी है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो दोनों आप फसल का चुनाव कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपका फसल चक्र क्या है, कौन सी फसल आप लगाएं और आगे की आपकी प्लानिंग क्या है। तो अधिक अच्छा उत्पादन लेने, अच्छा किसान की परिभाषा वही होती है कि जो अपने वर्ष भर क्रॉप की प्लानिंग पहले से कर ले। यानी हमें साल में क्या क्या फसल, खरीफ, रबी, जायद में कौन सी फसल लेनी है, यदि हमारा प्लान अभी से बन के तैयार है तो हमें शुरू से ही उसके बीज की व्यवस्था करना, उसके बाद उसी हिसाब से क्रम में बोना, ताकि अगली फसल के लिए सही से समय मिल जाए। क्योंकि जब हम आकस्मिक डिसीजन लेते हैं वहीं हमें नुकसान होता है। क्योंकि अगर अचानक में इस समय हमें कह दिया कौन सी फसल बोनी है, तो फिर बीज की उपलब्धता एक बहुत चुनौती है। अगर बीज आपको, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो बीज लगते हैं वो बीज में है क्या कि उनकी बुकिंग्स भी टाइम से नहीं मिल पाती, मतलब उसको समय पे अब जाना पड़ेगा, पहले से लेना पड़ता है। तो बीज की व्यवस्था पहले सुनिश्चित करना, खेत की तैयारी, उस समय में जिस फसल का समय चल रहा है उसमें आपका खेत तैयार है कि नहीं तैयार है। तो ये बात है, अगर आपने 10-20 दिन भी देरी कर दी तो उसके उत्पादन पे उसका असर पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है समय पे जो भी काम करे किसान भाई, अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो जो समय अवधि बताई गई है उस समय पे ही अगर आप फसल लेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा।
जी, तो डॉक्टर साहब सीतापुर के जनपद के दृष्टिकोण से यहाँ कौन कौन सी प्रजातियाँ उपयुक्त रहेंगी, इस पर किसान भाइयों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मतलब अगर काली और पीली में आपने बताया क्या क्या विशेषताएं हैं, जी, तो यहाँ के किसानों के लिए कौन सी प्रजातियाँ उपयुक्त रहेंगी? देखिए किसान साथियों, अगर आपको पीली सरसों उगानी है तो पीली सरसों में कुछ प्रजातियां हैं, जैसे पीताम्बरी है, नरेंद्र सरसों जो है 2 है, और एक पूसा की वैरायटी है, पूसा सरसों 031 जो है। जी। ये 3 प्रजातियां जो है बहुत विशेषता जो है अच्छी मानी गई हैं। और इसमें क्या बोलते हैं आप, इनका जो है बीज है आप इनके सेंटर पे, जैसे अगर नरेंद्र सरसों 2, तो इसे नरेंद्र विश्वविद्यालय के एटी काउंटर पे जाकर के आपको मिल सकती है। जी। पंत पीली सरसों 1 जो है वो पंतनगर विश्वविद्यालय से रिलीज है, तो वहाँ आपको पंतनगर विश्वविद्यालय में जाकर के मिल सकती है। जी। जो पूसा 031 वैरायटी है वो आपको पूसा केंद्र से मिल सकती है। तो और जो बाकी अन्य जो है प्रजातियाँ विश्वविद्यालय में जो मेले लगते हैं, इस बार कोरोना काल में चूंकि जो हर साल मेले लगते थे, इस बार मेले नहीं लग पाए, इस साल बीजों की दिक्कत है। तो ऐसे में किसान यदि विश्वविद्यालय में जो है जाएं तो उन्हें वो वैरायटी वहाँ से काउंटर से मिल जाएगी और उसकी वो उपलब्धता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, अगर किसान कोरोना काल में सेंटर तक ना जाना चाहें तो क्या कोई ऐसा है प्रयास या उपाय जिसके माध्यम से उन्हें घर बैठे बीज की प्राप्ति हो जाए? देखिए घर बैठे के लिए कुछ जगहों पे सेंटर पे, कुछ जगहों पे बीज भेज भी दिए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि इस बार जो है पोस्टेज की भी समस्या आ रही है, तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए एक चुनौती तो है ही है। तो ऐसे में क्या करें कि किसान भाई अपने साथ में 2 4 10 लोगों को पता कर लें और एक साथ क्लस्टर में उनका बीज लेकर के वहाँ पहले मेल या फ़ोन नंबर पे बात कर लें और बुकिंग कर लें, और एक निर्धारित तिथि में जाकर के 8-10 किसानों का बीज वह इस तरह से ला सकते हैं। रही बात जो काली सरसों की है, तो काली सरसों में एक पूसा की जो है, पूसा PM 26 जिसको बोलते हैं, पूसा मस्टर्ड 26, पूसा मस्टर्ड 28, पूसा मस्टर्ड 30, ये बहुत ही प्रोमिनेंट वेराइटीज़ हैं। और भरतपुर राजस्थान से RCH 749, NRC DR2, ये बहुत ही उन्नतशील प्रजातियां हैं, इनको कि किसान भाई चयन कर सकता है। और अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 24-25 क्विंटल क्या बोलते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनका उत्पादन मिल सकता है, यदि आप अच्छे तरीके से प्रबंधन करें। तो इनकी व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और समय पे 1 माह पूर्व बीज की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, क्योंकि अगर आपको बाद में लगाना है, अभी चूंकि पीली सरसों का समय चल रहा है, तो आप पीली सरसों की व्यवस्था कर लें और इनको आप पहले से सुनिश्चित करके बीज आपके पास आ जाएगा, तो सही समय पे आप फिर आप बुआई कर पाएंगे और सही समय पे प्रबंधन कर पाएंगे। इसलिए बीजों की व्यवस्था आप विश्वविद्यालय के काउंटर्स पे या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो नंबर है, आजकल गूगल पे सारे नंबर, सारे विश्वविद्यालय के टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर काम कर रहे हैं, और वो संस्थान भी ज़्यादा सक्रिय हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस समय किसानों को दिक्कत हो रही है, तो उनके सारे नंबर्स काम कर रहे हैं। आप किसी भी एक को व्यक्ति को जा करके अपने क्षेत्र विशेष के लिए वो बीज आप उपलब्ध कर सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था आप सुनिश्चित कर लें। डॉक्टर साहब, ये तो आपने जानकारी दे दी कि गूगल पर मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके संज्ञान में कोई किसी संस्थान का मोबाइल नंबर है तो कृपया किसानों को बता दें। देखिए साथियों, संस्थान के नंबर गूगल पे आप जाएंगे तो जैसे IRI क्या करना है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI.org.in है, वेबसाइट है, आप जाएंगे सारे टेलीफोन हेल्पलाइन मिलेंगे। पंतनगर के लिए GB पंत यूनिवर्सिटी आप एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी आप डालेंगे तो वहाँ के आपको नंबर मिल जाएंगे, सारे नंबर दिए। और किसान भाइयों को जानना भी चाहिए, खाली सरसों के लिए नहीं, अभी गेहूं का भी समय आ रहा है, आलू भी लगाएंगे या सब्जियां भी करेंगे, तो उनको अच्छी क्वालिटी के बीज इनके केंद्रों पे मिल जाएंगे यदि आप जो है इनके नंबर पे आप देखेंगे। और अभी नंबर के लिए खास तौर से मैं तो यही कहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र, यदि कोई किसान भाई किसी को भी कोई असुविधा होती है तो वो मेरे कृषि विज्ञान केंद्र आ जाए। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे आप संपर्क करेंगे तो हम आपसे उचित उनसे संबंध लिंकेजेस करा देंगे, उनकी बात भी करा देंगे, तो आपको उससे उपलब्धता हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, किसान अगर सरसों की खेती के साथ कोई सह फसली खेती करना चाह रहे हैं तो पीली सरसों की बुआई में किस फसल की सह फसली खेती कर सकते हैं, और काली सरसों की अगर बुआई करते हैं तो उसमें कौन सी सह फसली खेती की जा सकती है? बिल्कुल, आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए साथियों, जब भी आप सरसों की फसल करें तो देखिए सरसों, पीली सरसों में आप करें
तो ये सरसों की फसल खड़े में आप लाइन से आप बुआई करें यदि, तो ये ऊपर जाती है, खड़े फसल में जाती है। तो नीचे की फसल जो आपकी होती है, जैसे चना की है, उसकी आप ले सकते हैं। अगर आपको गोभी भी लेना तो गोभी भी आप ले सकते हैं। यदि आपको मटर की फसल लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। और जो काली सरसों की बात आती है, उसमें गेहूं की जो है, गेहूं की लाइनों के साथ जो है बीच बीच में आप सरसों की लाइन ले सकते हैं। इवन यहाँ तक कि गन्ने की जो किसान बुआई करना चाह रहे हैं, गन्ने के साथ भी आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। यानी सरसों को आप किसी भी फसल के साथ इंटरक्रॉप कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखना है कि दोनों क्रॉप खड़ी अवस्था में ना हो उस टाइम पे, क्योंकि गन्ने के साथ जब हम करते हैं, जब तक गन्ना बड़ा होगा तब तक हमारी सरसों कट जाती है। और अन्य सब्जियों के साथ यदि हम करते हैं तो सब्जियां नीचे की ओर उनकी वृद्धि होती है और सरसों हमेशा ऊपर की ओर जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मक्के की फसल के साथ हम किसी भी फसल को ले सकते हैं, उसी तरह सरसों को भी हम बीच में लगा करके हम लेंगे तो हमको दोहरा मुनाफा होगा। यानी सरसों का भी उत्पादन मिलेगा, साथ ही साथ उसको जो बीच में जो जगह है उससे हमको खरपतवार प्रबंधन से भी इजाज़त मिल जाएगी। यदि आप सब्जियों की करेंगे, कोई फसल ले लेते हैं तो निकाई गुड़ाई भी आप करते रहेंगे, तो इससे खरपतवार प्रबंधन भी नहीं होगा और आपको दोहरा लाभ होगा। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने चर्चा की थी कि समय रहते बीज उपलब्ध हो जाएं किसानों को, उसकी व्यवस्था वो पहले से कर लें जी। तो कम से कम मतलब अभी कितना समय है जब किसान बीज प्रबंधन कर लें, कितने उनको कितना समय भी? बिल्कुल, अभी देखिए समय चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल देरी न करें, बीजों की व्यवस्था तुरंत कर लें। अभी तत्काल बीज आपके पास रहेगा तो आपके पास पूरी कृषि कंट्रोल में रहेगी, नियंत्रित में, यानी जब चाहेंगे, क्योंकि मौसम की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यदि आपके पास बीज है, मौसम आप देख रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में यदि मौसम खराब हो रहा है तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आगे कैसे करना है। तो बीज की उपलब्धता सबसे पहले सुनिश्चित कर लें। जी। अब किसानों ने मान लीजिए बीज उन्हें मिल गया, प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो अब बुआई से पहले भूमि प्रबंधन, बीज शोधन, यानी जो है प्रारंभिक दौर में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बिल्कुल कृपया इस पर विस्तार से बताने। बिल्कुल बिल्कुल किसान साथियों, देखिए जैसे कि बीज आपके पास आ गया है, अब आपको बात आती है कि अपने खेत में प्रबंधन कैसे करें, कैसे उसको लगाएं, कैसे वो करें। तो सबसे पहले आप यह ध्यान रख लें कि जो भी बीज आप ले रहे हैं, बार बार आपसे कहा जाता है बीज शोधन और भूमि शोधन बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। यानी अब आपको यहीं से डिसीजन लेना है कि बीज शोधन, आपको जो भी बीज लें उसको क्या बोलते हैं, आपका एक शोधन का तरीका है, FIR विधि है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। अगर आप करते हैं दलहनी फसलों के लिए जो रूल है वही आप तिलहनी फसलों की यदि आपको करना है तो राइजोबियम की जगह पे आप जैव उर्वरक यानी एजोटोबैक्टर आप यूज़ करें। यानी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड तो करना है, एजोटोबैक्टर करना है। दलहनी फसलों में आपको राइजोबियम यूज़ करना है और गैर दलहनी फसलों में अन्य जो है बैक्टीरिया का अगर यूज़ करना है तो नाइट्रोजन, अगर फिक्सेशन के लिए करना है तो एजोटोबैक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपको अगर जैविक विधि से आपको उपचार करना है तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से थोड़ा सा गुड़ का घोल ले लें और बीज को अच्छी तरीके से धीरे से मिला करके और थोड़ा सा सुखा लें। तो और उसके बाद एक कीटनाशक जो है अगर आपको करना है तो आप उसमें बिवेरिया का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मेटाराइजियम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और जैविक में जो है एजोटोबैक्टर का बाद में आप एजोटोबैक्टर का टीका उसमें आप लगा सकते हैं। बात आई भूमि शोधन की, तो भूमि शोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि शोधन में क्या है कि जो ज़मीन रहती है उसमें भी बहुत सारे कीटाणु होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं, जो आप जैसे ही सरसों लगाएंगे वो पिछले वर्ष के उनके जीवन चक्र उनका चलता रहता है, तो उनको प्रबंधन करना, उनको रोकना जरूरी होता है। तो उसमें क्या करना है, गोबर की सड़ी खाद आपके पास होगी तो 1 क्विंटल सड़ी खाद में आप ट्राइकोडर्मा 1 से 2 किलो आप ट्राइकोडर्मा लेकर के डाल दें। थोड़ा सा गुड़ का घोल, 1-2 लीटर गुड़ का घोल आप डाल करके 10 से 12 दिन आप उसको ऐसे ही छाया में पड़ा रहने दें। उसके बाद क्या बोलते हैं, दूसरा एक कूड़ा ले लें जिसमें कि 1 क्विंटल क्या बोलते हैं गोबर की सड़ी खाद हो, उसमें बिवेरिया आप डाल करके छोड़ दें। 2-3 किलो बिवेरिया आपने डाल दिया और छोड़ दीजिए। तीसरे वाले में मेटाराइजियम। ये तीनों को क्या है 10 से 12 दिन के बाद तीनों को लेकर के मिक्सअप कर देना है और जो 40-50 क्विंटल आपके पास गोबर की सड़ी खाद पड़ी हुई है उसमें मिक्सअप करके पूरे खेत में खेत की तैयारी के समय मिला देना है। तो इससे क्या है, जो भूमि में जो भी भूमि जनित फफूंद या भूमि जनित कीट होंगे उनकी अवस्थाएं जो भी होंगे उसमें ये दुश्मन कीट
सर्टिफिकेट के रूप में जो है इनका प्रहार कर देंगे, तो वहाँ भूमि प्रबंधन हो जाएगा। अब रही बात है कि पोषक तत्व प्रबंधन की, तो पोषक तत्व प्रबंधन में इसमें 80-40-40 के हिसाब से जो है और NPK का प्रयोग करना है, और ख़ास तौर से इसमें ध्यान रखना है कि DAP के जगह पे SSP का प्रयोग करें। सिंगल सुपर तिलहनी फसलों में सल्फर का बहुत बड़ा योगदान है। सल्फर तेल बढ़ाता है, तो आपने देखेंगे अगर यदि सल्फर की कमी है, सल्फर आपने नहीं डाला है, तो तेल उत्पादन आपका प्रभावित होगा। इसलिए DAP के जगह पे इसमें सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, और जब बुआई के समय जाएं तो इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा प्रयोग करना है। साथ ही साथ जिप्सम जो है, जिप्सम को जो है 200 किलो जिप्सम आपका प्रति हेक्टेयर अगर आप ये भी प्रयोग करते हैं तो उसमें भी 12% सल्फर आपको मिल जाती है। तो ये जो है पोषक तत्व प्रबंधन हो गया, और साथ ही साथ जो है इसमें आपको वीड प्रबंधन, वीड मैनेजमेंट भी अगर करना है तो आप पेंडीमेथिलिन का शुरू में ही जो है बुआई जमने से पहले अगर खरपतवार प्रबंधन करना है तो पेंडीमेथिलिन का प्रयोग करके आप खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के ये समय अवधि यदि आप समय से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक जानकारी और करना चाह रहे हैं, किसान सरसों की फसल उगाने के साथ अगर वो उसके बीज प्रबंधन के लिए अगर खेती करना चाह रहे हैं कि मतलब, तो बीज उत्पादन के लिए अगर बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और क्या मतलब बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए किसान साथियों, अगर आपकी आमदनी बढ़ानी है, तिलहन में आपको आमदनी बढ़ानी है, और आप जान रहे हैं हर बार बीज हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और हम कहीं ना कहीं बीजों के लिए दूसरों पे आश्रित रहते हैं। आज समय आ गया है कि हम बीजों का उत्पादन स्वयं करें। ये जितनी प्रजातियां मैंने बताई हैं इनका भी किसान भी बीज उत्पादन कर सकता है, यानी आपको बार बार संस्थान जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बार क्या बोलते कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर के विश्वविद्यालय से संपर्क लेकर के वहां से आप फाउंडेशन या ब्रीडर सीड हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। और यदि आपके पास 5 हेक्टेयर एरिया क्षेत्रफल है तो उन हेक्टेयर एरिया में आप बीज का उत्पादन कर सकते हैं। थोड़ा सा दूरी इनके जो है ये ध्यान रखना होता है। जिन किसान भाइयों को बीज उत्पादन करना है तो बीज उत्पादन के लिए एक मुख्य बात होती है आइसोलेशन डिस्टेंस जो है। सामान्य जो है, यदि आप किसान भाई के दिमाग में ये बनता है कि हमने बीज ये फसल लगाई थी इसको हम दोबारा बो दें, तो वो ऐसा न करें, क्योंकि इनके लिए पृथक्करण दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बीज के लिए जाते हैं तो अनाज वर्गीय के लिए 3 मीटर, दलहन के लिए 10 मीटर और तिलहन के लिए 50 मीटर की दूरी, यानी सरसों आपकी फसल लगी हुई है तो 50 मीटर इर्द गिर्द चारों तरफ दूसरे सरसों की प्रजाति नहीं होनी चाहिए। और एक जब हम बीज के लिए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था है, उनके दिशा निर्देशन में वो रजिस्ट्रेशन करा लें, और बीजों से वहाँ से विश्वविद्यालय से आप फाउंडेशन या ब्रीडर सीड लेकर के रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकरण करा लें, और उसके बाद आप बीज जैसे सरसों की खेती करते हैं उसी तरीके से करेंगे तो अगली बार के लिए आप खुद ही बीज उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यानी सरसों में जो आपको 50-60 रुपए की बिकेगी तो बीज में आप 100 रुपए 150 रुपए तक की आपकी संभावना है, यानी 2 गुनी आप इनकम आपकी बीज उत्पादन से मिल सकता है। तो किसान भाई यदि बीज उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको ज़्यादा लाभ होगा। तो किसान साथियों, आज हमने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी से जानकारी हासिल की कि सरसों फसल में हमें कैसे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है, पीली सरसों और काली सरसों में किन बीजों का चयन करना है, भूमि प्रबंधन, बीज शोधन जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। आई इंडिया का प्रयास है कि किसान खुशहाल हों। ये समय सितंबर और अक्टूबर माह सरसों की बुआई का उपयुक्त समय है, इसलिए विशेष करके इस विषय पर चर्चा की गई है। हमें उम्मीद है कि आप लोग सरसों फसल की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाएंगे और आगामी वर्ष के लिए अपना बीज प्रबंधन भी करेंगे। ऐसी तमाम जानकारियां देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आई इंडिया से जुड़े रहिए, दूसरे किसानों को भी जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।